नमस्कार दोस्तों। आज हम सफर पर निकलने वाले हैं भारत के दिल यानी मध्य प्रदेश के इतिहास की गहराइयों में। हम उन राजवंशों की कहानियों को जानेंगे जिन्होंने ना सिर्फ इस जमीन पर हुकूमत की बल्कि अपनी संस्कृति की एक ऐसी गहरी छाप छोड़ी जो आज भी जिंदा है। तो चलिए शुरू करते हैं ये शानदार सफर। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कौन थे वो शासक जिन्होंने भारत के इस दिल पर राज किया। सोचिए जरा, मौर्य, गुप्त, चंदेल, परमार, ये सिर्फ नाम नहीं है दोस्तों, ये इतिहास के वो पन्ने हैं जिनसे एमपीपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। तो जाहिर है इनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन नींव की, मतलब वो दौर जब बड़े बड़े साम्राज्यों ने यहाँ अपनी जड़ें जमाई। उसके बाद हम चलेंगे मध्यकाल में, जहाँ क्षेत्रीय शक्तियों ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। फिर हम देखेंगे गोंडवाना जैसे राज्यों का उदय कैसे हुआ, और आखिर में हम जानेंगे आधुनिक युग के पावरफुल मराठा राजवंशों की कहानी। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये एक ही नज़र में हमें हजारों साल का सफर करा देती है। हम शुरुआत करेंगे ईसा से भी 300 साल पहले मौर्य साम्राज्य से, जिन्होंने यहाँ पहली मजबूत नींव रखी थी। फिर कहानी आगे बढ़ेगी लगभग 950 ईस्वी में चंदेलों के दौर तक, जिन्होंने अपनी कला से, अपनी वास्तुकला से दुनिया को हैरान कर दिया। और फिर हम पहुंचेंगे 1700 के दशक में, जब होलकरों जैसी मराठा शक्तियों का उदय हुआ और उन्होंने इस पूरे क्षेत्र की तकदीर ही बदल कर रख दी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से। देखिए, इस दौर में मध्य प्रदेश कोई अलग स्वतंत्र राज्य नहीं था, बल्कि ये भारत के जो बड़े बड़े साम्राज्य थे ना, उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक स्ट्रेटेजिक प्रांत हुआ करता था। मौर्य साम्राज्य का मध्य प्रदेश से एक बहुत ही गहरा, कह सकते हैं कि एक पर्सनल कनेक्शन था, और ये कनेक्शन जुड़ा था सम्राट अशोक से। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी देवी यहीं विदिशा की रहने वाली थीं। और शायद यही एक बड़ी वजह थी कि अशोक ने इस पूरे क्षेत्र में बौद्ध धर्म को इतना बढ़ावा दिया, जिसका सबसे बड़ा और सबसे शानदार सबूत आज भी सांची के स्तूप के रूप में हमारे सामने है। अब मौर्यों के बाद भी ये कहानी यहीं नहीं रुकी। शुंग वंश ने सत्ता संभाली और उन्होंने ब्राह्मण धर्म को फिर से स्थापित करने पर जोर दिया। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने सांची स्तूप का विस्तार भी करवाया। और फिर आया भारतीय इतिहास का वो दौर जिसे हम स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहते हैं, यानी गुप्त काल। तो आप देख सकते हैं दोनों में एक बड़ा फर्क है। जहां शुंगों ने धर्म के पुनरुत्थान पर जोर दिया, वहीं गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि इस दौर में कला, विज्ञान, साहित्य, हर चीज अपने चरम पर थी। और इसका केंद्र बना उज्जैन, जो ज्ञान और संस्कृति का एक ऐसा जगमगाता सितारा बन गया था जिसकी चमक दूर दूर तक फैली थी। अब हमारी कहानी पहुंचती है मध्यकाल में। ये एक बहुत ही दिलचस्प दौर है। ये वो समय था जब दिल्ली की सल्तनत से दूर मध्य भारत में अपने दम पर अपनी पहचान बनाने वाले स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्यों का जन्म हुआ। और जानते हैं इनकी सबसे बड़ी पहचान क्या थी? इनकी तलवारें नहीं, बल्कि इनकी अद्भुत कला और इनकी लाजवाब वास्तुकला। और इन्हीं महान शक्तियों में से एक था मालवा क्षेत्र का परमार राजवंश। ये राजवंश अपनी विद्वता, अपने ज्ञान और अपने शानदार निर्माण कार्यों के लिए जाना गया। अब एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। जब भी परमार वंश का नाम आए तो राजा भोज का नाम आपके जहन में सबसे पहले आना चाहिए। ये सवाल बार बार पूछा जाता है। और याद रखिए, राजा भोज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक महान विद्वान थे, एक कवि थे और एक ऐसे महान निर्माता थे जिन्होंने विशाल भोजपुर मंदिर का निर्माण करवाया। तो जिस समय मालवा में परमारों का राज चल रहा था, ठीक उसी समय पड़ोस के बुंदेलखंड इलाके में एक और महान शक्ति तेजी से उभर रही थी, और वो थे चंदेल राजवंश। और दोस्तों, इनकी विरासत कुछ ऐसी है जिसे आज पूरी की पूरी दुनिया सलाम करती है। और वो बेमिसाल विरासत है खजुराहो। यकीन मानिए, चंदेलों ने पत्थरों में सचमुच जान फूंक दी थी। आज भी खजुराहो के मंदिर अपनी अद्भुत मूर्तिकला और वास्तुकला के लिए दुनिया भर में एक मिसाल हैं। और हाँ, एक जरूरी बात, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसे जरूर नोट कर लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मध्यकाल में सिर्फ परमार और चंदेल ही थे।
इनके अलावा भी कलचुरी, गुर्जर प्रतिहार और तोमर जैसे कई राजवंशों ने मध्य प्रदेश के इतिहास में अपनी अहम भूमिका निभाई। खास तौर पर ग्वालियर के तोमर शासक मानसिंह तोमर का नाम याद रखिएगा, जो संगीत के बहुत बड़े संरक्षक थे। अब हम इतिहास के उस दौर में कदम रख रहे हैं जब शक्तिशाली स्वदेशी यानी यहीं की मिट्टी से जुड़े राज्यों का उदय हुआ, और इनमें सबसे प्रमुख था गोंडवाना साम्राज्य। देखिए, गोंडवाना राजवंश ट्राइबल गवर्नेंस यानी आदिवासी शासन का एक शानदार उदाहरण माना जाता है, और इसका पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है रानी दुर्गावती। उन्होंने न सिर्फ एक बहुत ही कुशल शासन चलाया, बल्कि उस वक्त के शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के विस्तारवाद का भी डट कर सामना किया। उनका शौर्य और उनकी वीरता की कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। और अब हम पहुंचते हैं अपनी कहानी के आखिरी पड़ाव पर, यानी आधुनिक युग में। ये वो समय था जब एक तरफ मुगल साम्राज्य का सूरज डूब रहा था और दूसरी तरफ मराठा शक्ति का सूरज तेजी से उग रहा था। और इसी उगती हुई शक्ति से निकले दो बड़े राजवंश, होलकर और सिंधिया, जिन्होंने मध्य प्रदेश की एक नई तकदीर लिखी। तो मध्य प्रदेश में मराठा शक्ति के दो सबसे बड़े केंद्र बने, होलकर और सिंधिया। होलकरों ने इंदौर को अपनी राजधानी बनाया, तो सिंधिया ने ग्वालियर को। थे तो दोनों ही मराठा साम्राज्य के मजबूत स्तंभ, लेकिन दोनों की अपनी एक अलग पहचान थी, अपनी एक अलग विरासत थी। और जब भी होलकर वंश की बात होती है तो एक नाम हमेशा सबसे ऊपर बड़े आदर के साथ लिया जाता है, देवी अहिल्याबाई होलकर। वो सिर्फ एक शासक नहीं थी, वो एक आदर्श थीं। उनका सुशासन, उनकी न्यायप्रियता और सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उनके बनाए गए मंदिर और धर्मशालाएं आज भी उनकी महानता की गवाही देते हैं। वैसे होलकर और सिंधिया के अलावा दो और राजवंशों का जिक्र जरूरी है। एक रीवा का भगीर राजवंश, जिन्हें दुनिया का पहला सफेद बाघ खोजने का श्रेय जाता है, और दूसरे ओरछा के बुंदेला, जो राजा छत्रसाल के नेतृत्व में मुगलों के खिलाफ अपने कड़े प्रतिरोध के लिए जाने जाते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो 10 से भी ज्यादा बड़े राजवंशों ने मिलकर मध्य प्रदेश के इस शानदार इतिहास को गढ़ा है। हर एक राजवंश ने इसमें अपना एक अलग रंग भरा है, और यही विविधता, यही डाइवर्सिटी इस क्षेत्र की असली पहचान है। तो चलिए एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। प्राचीन काल से हमें याद रखना है मौर्य और गुप्त को, मध्यकाल से परमार वंश के राजा भोज और चंदेलों के खजुराहों को, फिर गोंडवाना की वीर रानी दुर्गावती को नहीं भूलना है, और आधुनिक काल में देवी अहिल्याबाई होलकर और सिंधिया। ये कुछ की पॉइंट्स हैं, इन्हें जरूर याद रखिएगा। और अंत में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। जरा सोचिए कि इन सभी महान राजवंशों की जो ऐतिहासिक विरासतें हैं, वो आज के मध्य प्रदेश की संस्कृति, उसके समाज और उसकी पहचान को किस तरह से प्रभावित करती हैं।